स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो लेसन 7 है आपके सिविक्स के बुक का, इसमें हम जनरली ये बात करेंगे कि जो लोकतंत्र है वो है क्या। एंड जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम सीधा डेमोक्रेसी को ही रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, हम ये बोल देते हैं कि भाई जिसमें लोग शासन करते हैं वही डेमोक्रेसी है, बट हम इतना बोल के खत्म कर देते हैं। बट ये जो चैप्टर है ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि भाई रियल में डेमोक्रेसी क्या है एंड जो डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं। अगर आप सिंपल से एग्जांपल में समझें कि इंडिया में गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट है? भारतीय जनता पार्टी। इनका कहना यह है कि भाई ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी है, और गूगल भी यही दिखाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ओके, तो ये भारतीय जनता पार्टी है किसके वजह से? तो डेमोक्रेसी की वजह से। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आउटकम्स होगा ना इनका, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात कर लीजिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का आइडियोलॉजी या पार्टी जो भी हो, पार्टी तो उनकी आम आदमी पार्टी है, लेकिन क्या उनके अपनी पार्टी का कोई आउटकम नहीं है क्या? क्या राजतंत्र राजा तो है नहीं ना केजरीवाल जी की उनके पुत्र ही पुत्र आते चले जाएंगे अब उस पर? ऐसा तो नहीं है। तो जनरली ये क्या है, लोग ही चुन रहे हैं उनको, अलग अलग जगह पे चुन रहे हैं। अभी पता होगा कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, 4 स्टेट्स में जिनकी गवर्नमेंट्स बनी हो कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी। एक स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी हो कौन? आम आदमी पार्टी। किस स्टेट में? तो पंजाब में। तो ये सब जो है ये क्या है, लोग मतलब डेमोक्रेसी के आउटकम्स की वजह से ये सब बन रहा है। ठीक है, मतलब जनरली आप ये समझे कि जो किसी भी डेमोक्रेसी का क्या आउटकम्स हमारे सामने में आ रहा है, हम इसको इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। बस ये चैप्टर आपको इसी के बारे में ही बात नहीं करेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि डेमोक्रेसी क्या, लोकतंत्र क्या। ठीक, दूसरा ये कि भाई जो लोकतंत्र है उनके जो परिणाम आउटकम्स है उनका मूल्यांकन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आप कैसे पता करेंगे कि भाई ये अच्छा डेमोक्रेसी है, कैसे पता करेंगे? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं भाई फेंक देंगे आप कुछ भी उठ के भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ मेथड होने चाहिए, हम इससे बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे जो डेमोक्रेसी है उनका इकोनॉमिक रूप से क्या प्रोस्पेक्ट है, कैसा डेवलपमेंट है, सोशल रूप से कैसा है। ठीक है, एंड असमानता एवं गरीबी की बात करें तो वो कैसा है। उसके साथ आप बात कर सकते हैं नागरिकों की क्या गरिमा है। भाई सिटीजन ही तो इम्पोर्टेंट है, कौन वोट दे रहा है? कौन वोट दे रहा है? सिटीजन ही वोट दे रहा है जनरली। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि एक जो डेमोक्रेसी है ऐसे कौन कौन से मेथड, कौन कौन से कारण है जिनसे हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे हम मूल्यांकन करें, कैसे पता करें कि एक अच्छा डेमोक्रेसी है या फिर अच्छा गवर्नमेंट है या अच्छा प्रशासन शासन है, कैसे हम पता करें? तो हम इससे बात करेंगे। एंड अगेन हम डिस्कस करेंगे कि भाई इकोनॉमिकली रूप से कैसा है डेमोक्रेसी, कैसा डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, एंड सोशल रूप से कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके साथ कि नागरिक के लिए क्या है, नागरिक की भी तो कुछ गरिमा है, उसके लिए क्या होना चाहिए। एंड असमानता एवं गरीबी को भी कम करने में इसकी क्या इतना इंपॉर्टेंस है, हम इस पे बात करेंगे। किसके? डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा आपकी कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का मल्टी डायमेंशनल जो फीचर्स है वो आपको समझ में आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका आउटकम्स क्या मिलने वाला है चैप्टर के बाद आपको एक बेसिक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि डेमोक्रेसी क्या एंड इसके मल्टी डायमेंशनल जो सब्जेक्ट्स है इसको आप इंटरलेट कर सकते हैं। एंड प्रेजेंट में आप जो इंडिया लेवल पे जो पॉलिटिक्स है या फिर आपके स्टेट या लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है या फिर आपके ब्लॉक लेवल पे जो पॉलिटिक्स है, आप उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि दिल्ली में वो है क्या। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या डिस्कस करना है हमें, लेसन है हमारा 7, चैप्टर का नाम है हमारा लोकतंत्र के परिणाम। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रो पार्ट क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे आपके साथ कि लोकतंत्र क्या होता है एंड गैर लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, नॉन डेमोक्रेसी क्या है, इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये टॉपिक, तीसरा हम ये बात करेंगे कि जो डेमोक्रेसी होता है इसमें क्या क्या, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनकी खूबियां क्या क्या होती हैं, हम इनके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में खुद रह रहे हैं। अगर आप मान के चलिए कि 100 देश तो ऐसे होंगे ही जो पूरे तरीके से क्या है एज अ डेमोक्रेसी से हैं, लेकिन सबका क्या डेवलपमेंट या सबकी चीज के एक जैसे ही है क्या? मान लीजिए अमेरिका लीजिए, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट अमेरिका में ऐसा डेवलपमेंट है, कैसा इंडिया में भी डेवलपमेंट है? नहीं ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जिम्मेदार है, यानी कि जैसा डेमोक्रेसी होगा वहां का इकोनॉमिक सोशल चीज वैसे होंगे। ठीक है, यानी कि जैसी आइडियोलॉजी होगी
इसका इम्पैक्ट आपके हर जगह देखने को मिलेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला लोकतंत्र है क्या? तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब यह है, लोकतंत्र लोगों के द्वारा जो चुना हुआ शासक होता है वही लोकतंत्र होता है। सिंपल से भाषा में लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र है, ठीक है। यानी कि लोग ही होते हैं, लोग ही चुनते हैं एंड लोग ही शासन करते हैं, इसमें वही जनरली क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। जनरली इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है गैर लोकतंत्र। गैर लोकतंत्र इसका विपरीत है। लोकतंत्र में क्या है, लोग चुन रहे हैं, बट गैर लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। भाई एक राजा है, राजा का उसका पुत्र ही है, राजा का पुत्र सत्ता संभालेगा, बट उसका पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र सत्ता संभालेगा, फिर उसका पुत्र हुआ, उसका बेटा हुआ, ऐसे सत्ता संभालेगा और ये चलता ही चला जाएगा। यानी कि एक राजपूत हो जाएंगे, राजपूत मतलब राजा का पुत्र, एक ट्रेंड चलने लगेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, सिंपल वे में समझना है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। दूसरा ये कि गैर लोकतंत्र क्या है, आप राजतंत्र ले सकते हैं जिसमें इसके विपरीत अर्थ हो सकता है। लोकतंत्र की खूबियां की अगर आप बात करेंगे तो लोकतंत्र की कई सारी खूबियां हैं, जहां पे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, लोकतंत्र की स्थिति बेहतर होती है। वहां पे जनरली इकोनॉमिक आर्थिक रूप से वो जो राज्य या देश है वो काफी सबल होता है, सामाजिक रूप से अच्छा होता है, राजनीतिक रूप से अच्छा होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप से जो है उसकी एक अपनी अलग महत्ता होती है, पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है, उत्तरदायित्व होता है। इन सब की भावना इस लोकतंत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जब हम लोकतंत्र की खूबियां की बात करेंगे तो कोई एक दो खूबी नहीं, डिफरेंट खूबियां हैं। यानी कि जहाँ लोकतंत्र अच्छी है वहां का क्या अच्छा होगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, वहां की सामाजिक व्यवस्था अच्छी होगी। तीसरा आप ले सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध अच्छे होंगे, पारदर्शिता होगी, उत्तरदायित्व होगा, जवाबदेही होगी, वंचित वर्गों के प्रति ध्यान होगा, हाँ। तो सबसे पहले क्या लोकतंत्र की खूबी क्या है, तो लोकतंत्र की खूबी है आर्थिक रूप से जहाँ पे भी डेमोक्रेसी अच्छी है वहाँ पे आर्थिक चीज काफी ज्यादा डेवलप होगा, सामाजिक व्यवस्था बेहतर होगी, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो काफी बेहतर होगी एंड पारदर्शिता होगी। यानी कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में बताएगी, आपको पता चलेगा कि रियल में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। अब अगर सीधा से मान लो कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लेके आना था, तो क्या ये क्या चोरी छुपे हो गया क्या? चोरी छुपे से मेरा कहने का मतलब ये क्या गवर्नमेंट ने उन्हें अंदर ही अंदर ले आया, जनता को कुछ नहीं बताया क्या? नहीं बताया, तो हमें पारदर्शिता पता चल रहा है क्या अंदर लेवल पे क्या हो रहा है, हमें उसके बारे में पता चल रहा है। तो ये सब क्या है, पारदर्शिता है। गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है या कोई मीटिंग बिठा रही है तो क्या हमें उसके बारे में पता नहीं है क्या? तो हमें पता है कि गवर्नमेंट एक मीटिंग बिठाया है, मीटिंग हेल्प कर रही है, चाहे कोविड का 4th वेव, ऐसा कह रहे हैं कि वर्ल्ड में कोविड का 4th वेव आएगा, तो क्या उसकी जो मीटिंग बिठाई जाएगी क्या उसका पता हमें नहीं चलेगा क्या? पता चलेगा। तो ये सब क्या है, पारदर्शिता है। उत्तरदायित्व क्या, कोविड का 1st वेव, 2nd वेव, 3rd वेव आया, गवर्नमेंट भाग गई क्या? ठीक है, गवर्नमेंट तो भागे नहीं ना, उसका उत्तरदायित्व बना हुआ था। तो डेमोक्रेसी का एक खूबी है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही, यानी कि जो उसने कर दिया उसके प्रति वो आपको बताएगा भी। आप अगर उससे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ना तो आपको बताएगा। अब अगर आप चुप बैठ जाएंगे तो एक जो लोकतंत्र का शासक है ना वो क्या बन जाएगा, एक हिटलर बन जाएगा। जो आप हिटलर के बारे में आपने पढ़ा है कि एक हिटलर बन जाएगा। एंड नाउ वंचित वर्गों के प्रति जो उसका ध्यान होना चाहिए, वंचित वर्गों के प्रति कौन, जो समाज में दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति, जो वृद्ध लोग हैं उनके प्रति, बच्चे हैं उनके प्रति, महिलाओं के प्रति, ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रति उनका ध्यान होना चाहिए। एंड लोगों के पास अवसर भी होते हैं, जब लोगों के द्वारा चुने हुए शासक ही होते हैं और लोग ही वहां पे शासन करते हैं तो लोगों के पास कई सारे अवसर होते हैं। लेकिन हाँ, ये अभी के दौरान में अगर आपको कहूँ कि लोगों के पास अवसर होते हैं तो यस लिमिटेड अवसर होते हैं। लाइक आपको एजुकेशन मिल जा रहा है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिल जा रही है, बट आज भी आप देखेंगे तो कई सारे युवा जो है आज भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो क्या उन लोगों के लिए क्या अवसर है? तो नहीं है ना। तो यानी कि कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र की खूबियां देखने को मिलती हैं, बट अगर आप जनरली बात करेंगे तो सारी खूबियां ही नहीं होती, कुछ उसके डीमेरिट्स भी होते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हर जगह अवसर नहीं होता। जनरली आप बात कीजिए आर्थिक स्तर, क्या आर्थिक स्तर में क्या हर लोकतंत्र देश, हम कहते हैं कि लोकतंत्र की वजह से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, सामाजिक व्यवस्था बेहतर होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर होते हैं, पारदर्शिता आती है, उत्तरदायित्व आता है, जवाबदेही आती है,
वंचित वर्गों के प्रति प्रेम आता है, लोगों के पास अवसर आते हैं। लेकिन क्या अगर लोकतंत्र ही भ्रष्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, तो क्या ये सभी फीचर्स हमें देखने को मिलेगा? क्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लाइक इकोनॉमिक तो खत्म ही हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था क्या बेहतर बनेगी? मान लो कोई ऐसा करप्ट भ्रष्ट आ गया तो जातीय आधारित दंगे होते हैं, जातीय आधारित जो विवाद होते हैं वो काफी बढ़ जाएंगे एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी सुदृढ़ नहीं होगा, क्योंकि उसका पक्ष किसी दूसरे आइडियोलॉजी पे हो सकता है। पारदर्शिता नहीं, यानी कि जो काम कर रहा है उसे एक अपने अंदर में उसने लिमिट रखा नहीं, बताया, जवाबदेही नहीं है, उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, यानी कि कुछ भी हो जाए भाई हम ठीक है, बाकी को कुछ भी हो, हमें कुछ मतलब नहीं। एंड वंचित वर्गों के प्रति हल्का सा रुझान रखना एंड लोगों के पास अवसर को मुहैया न करवाना। जनरली आप ये समझिए कि अगर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है अगर बेहतर है, शासक अच्छा है, तो ये सभी चीजें क्या होती जाएंगी, एक अच्छा डेवलप करता जाएगा। बट अगर शासन अच्छा नहीं है लोकतंत्र के अंदर, तो इन सभी चीजों पे क्या आती जाएगी, गिरावटें आती जाएंगी। इसका जो लेवल जो हाई लेवल पे आप देखेंगे तो कहाँ डिक्रीज हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने इसमें इंट्रो पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसमें हमने ये डिस्कस किया भाई जो डेमोक्रेसी क्या है एंड नॉन डेमोक्रेसी क्या है, एंड जो डेमोक्रेसी उसके मेन फीचर्स क्या, की एलिमेंट्स कौन कौन से। ठीक, इसके साथ जो अब हमें इस चैप्टर में बात करना है, ये बात करना है कि हम इनका मूल्यांकन कैसे करें। एक अच्छे लोकतंत्र का मूल्यांकन करना है तो हम कैसे पता करें कि भाई ये सही में एक अच्छा डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर बात करें आर्थिक संदर्भ के रूप में कैसे देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा है, हम असमानता और नागरिक की जो व्यवस्था है उसके रूप में हम कैसे देख सकते हैं, हम सामाजिक व्यवस्था के रूप में कैसे देख सकते हैं, और नागरिकों की गरिमा और आजादी के रूप में हम कैसे देख सकते हैं किसको, डेमोक्रेसी को। ठीक है, हम इस चीज पे अब बात करते हुए चलेंगे। तो होपफुली आपको इस इंट्रो का पार्ट समझ में आ गया होगा, जिनमें डेमोक्रेसी क्या है, नॉन डेमोक्रेसी क्या है, और इस लोकतंत्र की खूबियां क्या क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी में मैंने आपको जनरली ये बताया, लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक ही डेमोक्रेसी है। गैर लोकतंत्र ऐसा नहीं है, लोग नहीं चुनते, राजा ही होते हैं, आप राजतंत्र मान के चले इसको। लोकतंत्र की खूबियां आप लेके चले, ऐसे गैर लोकतंत्र को आप ये भी ले सकते हैं कि लोग नहीं चुनते, वो एकदम परमानेंट ही होते हैं। लोकतंत्र की खूबियां ले सकते हैं आप, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, वंचित वर्गों के प्रति ध्यान, लोगों के पास अवसर। लेकिन कोई ऐसा शासक या कोई ऐसा जो उसे चला रहा है वो एक इसमें गलत आ जाए, करप्ट आ जाए, तो इन सभी चीजों पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रेज करता हूँ एंड नाउ हम जो सेकंड है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है। और ऐसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे नहीं, क्योंकि भाई एग्जाम सब तो काफी नजदीक है, थोड़ा पढ़ाई वगैरह पे भी फोकस करो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। यानी कि हम जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी तो हमने समझ लिया क्या है, सिंपल वे में समझ लिया क्या होता है, मीनिंग हमने वो जान लिया। गैर लोकतंत्र क्या होता है हमने ये जान लिया। लोकतंत्र की क्या खूबियां होनी चाहिए इसे जान लिया। अब हमें ये जानना है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, कैसे हम पता करें कि भाई जो आउटकम्स आ रहे डेमोक्रेसी को क्या है। तो इसके सबसे पहले आप ले सकते हैं पारदर्शिता ले लीजिए, उत्तरदायित्व ले लीजिए, जवाबदेही ले लीजिए, और चौथा आप ले लीजिए कुशल शासन। आप जो है लोकतंत्र के जो क्या क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, आप इन पॉइंट से समझ सकते हैं। इनका मूल्यांकन आप इस आधार पे कर सकते हैं। पहला क्या है, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब जनरली क्या है कि कोई भी शासक या कोई भी जो सरकार जो है किसी चाहे राज्य में है, किसी ब्लॉक लेवल पे है या किसी देश में है, उसमें पारदर्शिता का होना काफी इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता से ही हम ये पता कर सकते हैं कि जनरली वो काम क्या कर रही है। ठीक है, यानी कि पारदर्शिता मतलब क्या, जैसे कि कोई भी शासक है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है एंड दिल्ली में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट है। पारदर्शिता तो होगी कुछ ना कुछ, लाइक वो जो काम कर रहे हैं क्या उसके बारे में क्या जनता को बिल्कुल भी नहीं पता है क्या। हाँ, ये हो सकता है कि सो कब रहे हैं, खाना कब खा रहे हैं, कब घूम रहे हैं, कब मजे ले रहे हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता। बट जो जनता के प्रति जो काम कर रहे हैं, किस टाइम अपनी मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं, किस चीज के लिए मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह की कमेटी को बिठा रहे हैं, इन सब के बारे में हमें नहीं पता क्या। ये पता है हमें, लाइक जो योजनाएं वो लेके आ रहे हैं क्या, वो चोरी छुपे उस योजना को लेके लॉन्च कर दिया है क्या,
नहीं ना, उसके बारे में जनता को पता है कि क्या है। इसको जनरली क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का सीधा सा मतलब क्या है, उत्तरदायित्व का सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो जाना। मतलब जनरली आप ये मान के चले कि कोई से बड़ा पेंडेमिक आ जाए या कोई भी डिजास्टर्स आ जाए, अलग अलग स्टेट्स में आते हैं डिजास्टर्स, तो सरकार का उत्तरदायित्व होना काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायित्व से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी कैसी है। अब मान लो कोई गवर्नमेंट है, बिहार में फ्लड आ गया, गवर्नमेंट ने हाथ साइड कर दिया कि हमसे तो कुछ नहीं होगा, जो था हो गया। ठीक, तो इस सरकार को उत्तरदायित्व नहीं, सरकार नहीं मानेगी। उत्तरदायित्व सरकार प्रशासन, ऐसा प्रशासन होता है जिनमें सरकार उनके प्रति कार्य करने लगती है। भाई अब फ्लड आ गया तो उस टाइम में तो एडजस्ट कर लेगी, ड्यूरिंग डिजास्टर कुछ ना कुछ तो कर लेगी, बट उसके बाद जब फ्लड चला गया एंड फ्लड की स्थिति ठीक हो गई तो उस एरिया में इम्बैंकमेंट बना देगी, तटबंध जिसे कहते हैं वो बना देगी, जिससे जो बाढ़ का पानी अलग अलग जगह पे ना जाए। एंड तीसरा है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब कोई भी ऐसी घटना घटित हो गई है, मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में ये ले लो कि भाई कोविड आया कि कितने लोग मरे, रियल में कितने मरे, 50 लाख अबव होंगे, समझ रहे हो, बट गवर्नमेंट की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितने, तो 5 लाख अबव है। ठीक है, गवर्नमेंट की डेटा के अकॉर्डिंग कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 लाख से ज्यादा है। बट क्या 5 लाख ही मरे होंगे क्या, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी है भाई, क्यों शो ऑफ करेगा, शो ऑफ करेगा तो गवर्नमेंट गिर सकती है, अलग अलग स्टेट की गिर सकती है, सेंट्रल की गिर सकती है, तो उन्होंने कुछ शो ऑफ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया कि भाई 5 लाख अबव है, हमारे जो डेटा वगैरह है आप देख सकते हैं कुछ अबव ही जा रहे हैं, लेकिन जो रियल डेटा है, रियल चीज है, वो काफी आगे पहुंच चुके हैं, लाइक 50 लाख समथिंग पहुंच गए होंगे। क्योंकि ये तो नॉर्मल है, कोविड आया इतना बड़ा, 5 लाख कैसे मर सकते हैं, ज्यादा ही मरे होंगे, है ना। तो दूसरा है जवाबदेही। तो गवर्नमेंट की जवाबदेही, भाई इतने लोग इस कोरोना में क्या हो गए, उन्होंने अपना जान दांव पे लगा के थे, मर गए लोग कोरोना के कारण। उसके बाद है कुशल शासन। लोकतंत्र के परिणामों को अगर मूल्यांकन करना है तो कुशल शासन से लो। जो गवर्नमेंट, जो प्रशासक है, जो सरकार अच्छी है, उसके अब बात करेंगे उसके शासन काल में जो पॉलिसीज वगैरह ज्यादा डेवलप हुआ होगा, इकोनॉमिक ज्यादा हुआ होगा, शोषण जो है ज्यादा हुआ होगा, वंचित वर्ग हैं उनके प्रति एक अलग ध्यान रखा गया होगा, इसके साथ जो असमानता है एवं गरीबी है उन पे एक अलग ध्यान रखा गया होगा, कब, एक कुशल शासन के नेतृत्व में। तो जब आप बात करेंगे लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन, हम किस संदर्भ में कहें कि भाई हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन मतलब हम जजमेंट कर रहे हैं, भाई कैसे आप लोकतंत्र के जो आउटकम्स आ रहे हैं कैसे बताएंगे कि अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, खराब आ रहा है, तो आप इन्हीं संदर्भ में बता सकते हैं कि भाई सरकार पारदर्शिता है कि नहीं है, सरकार के अंदर उत्तरदायित्व है कि नहीं है, जवाबदेही है कि नहीं है, कुशल शासन कर रहा है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप तो यहाँ हैं, आप लोगों ने चुन लिया, बट आपके शासक ने ही आपको बंद करके रख दिया, तो अब आप क्या करेंगे, तो क्या कुशल शासन है क्या, तो आप क्या इसका मूल्यांकन करके बताएंगे। मूल्यांकन तो ये बताएंगे भाई सरकार तानाशाह है, ये बता के खत्म कर देंगे ना। हाँ, सो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन में जो 4 टॉपिक है, इस पर बहुत ही फोकस करने की जरूरत है। पहला पारदर्शिता, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा जवाबदेही, चौथा कुशल शासन। जब ये 4 चीजों के आप बेस बना के करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट्स है उनके जो आउटकम्स निकल के आए डेमोक्रेसी के, वो रियल में है क्या। ठीक है, तो अब तक जो मैंने आपको 2 पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किया, पहला आपका इंट्रो पार्ट डिस्कस किया है, दूसरा मैंने लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन डिस्कस किया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट्स के ऊपर, जिसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यह है आर्थिक समृद्धि और विकास के संदर्भ में हम ये देखेंगे डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब जब परिणाम पे आ गए हैं तो अब तक हमने पहला इंट्रो पार्ट डिस्कस कर लिया, और हम मूल्यांकन किस आधार पे करेंगे, पारदर्शिता के आधार पर, जवाबदेही के आधार पर, उत्तरदायित्व के आधार पर, कुशल शासन के आधार पर हम उसको क्या करेंगे, उनकी जजमेंट करेंगे डेमोक्रेसी की। अब जजमेंट करने का सिलसिला पहला स्टार्ट करते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास के रूप में। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और विकास के रूप में हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि भाई एक अच्छा जो डेमोक्रेसी है, एक अच्छा लोकतंत्र है, उसमें आर्थिक समृद्धि और विकास कब होगा, तो आर्थिक समृद्धि और विकास जो है तानाशाह जहां शासक होंगे ना, उस टाइम में आर्थिक समृद्धि और विकास जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग उस टाइम में जहां पे तानाशाह नहीं थे। अब बात करते हैं हम हिटलर के टाइम की। ठीक है, तो क्या उस टाइम में डेवलपमेंट और जो देश थे उसके अकॉर्डिंग वहां पे कुछ जर्मन में कुछ ज्यादा नहीं हुआ था क्या, तो यस हुआ था। यानी कि कहने का मतलब ये कि जहां शासक जो है तानाशाह होगी, ठीक, वहां पे डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम जो है कुछ ज्यादा ही होंगे। मान लो कोई एक तानाशाह से मेरा कहने का मतलब ये कि कोई एक
जैसे कि इंडिया को अगर हम लेते हैं, इंडिया को हम नेशन बोलेंगे या स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपको पता है तो आप कमेंट करें, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। तो इंडिया को जनरली हम स्टेट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रहने वाली सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इंडिया एक स्टेट है, बड़ा स्टेट है, उसमें एक गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके अंदर। आप कहते हैं कि डेवलपमेंट से संबंधित काम इसमें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस, आप कुछ कह सकते हैं कि भाई दूसरे स्टेट्स हैं उन्हें बीमारू स्टेट कहा जाता है, लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बीमार पड़े रहते हैं नॉर्थ के ये जो स्टेट्स हैं, कभी डेवलपमेंट के आगे में आगे नहीं जाते। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या विकास से संबंधित कार्यक्रम पर फोकस नहीं किया जा रहा है? तो यस, किया जा रहा है। यानी कि अगर ये मान के चले कि जो पार्टी रूलिंग है, यानी कि हर जगह ज्यादातर स्टेट्स में रूल कर रही है, तो डेवलपमेंट से संबंधित काम में क्या होगी, ज्यादा आगे आएगी। क्यों? क्योंकि उसके कार्य में बाधाएं नहीं है, ठीक है। अब अगर ऐसा मान के चलो कि भाई सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट है, ठीक, मतलब केंद्र में दूसरी सरकार है, मान लीजिए बीजेपी है, और स्टेट लेवल पर कोई दूसरी सरकार है, तो क्या सेंट्रल के काम को यहाँ तक लाया जाएगा ढंग तरीके से? तो नहीं लाया जाएगा। तो डेवलपमेंट के साथ जो है कम हो सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के साथ वहीं पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एक जैसी सरकारें हैं। मान लो कि भाई भारत के पूरे भारत पे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको एक डेवलपमेंट का सिलसिला है वो अलग देखने को मिलेगा। लेकिन सेंट्रल में अलग है, केंद्र में अलग है, बट राज्य में थोड़ा दूसरे तरीके का है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो है देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरफ ज्यादा देखने को डेवलपमेंट मिलेगा, तो दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है वो आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स चाहिए? तो डेवलपमेंट का सबसे बेसिक नीड्स चाहिए कि स्थिति क्या है, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कैसी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपमेंट के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में। विकास ऐसी थोड़ी ना होगा, गवर्नमेंट जारी है बोले कि विकास होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। विकास के चाहिए कि भाई लोकेशन कैसा है उसका, लाइक उसका पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है। एंड अगर आप ले सकते हो संसाधन कैसे, उसके पास रिसोर्स कैसे, वहां का मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है। यानी कि भाई डेवलपमेंट, वहां तो लोग ऐसी स्थिति में है कि आज नहीं तो कल मर जाएंगे, और वहां जाकर हम डेवलपमेंट की बात करें तो क्या डेवलपमेंट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लोगों की लाइफ की जो कैपेसिटी है तो गिरने वाली है, तो ऐसी जगह पे डेवलपमेंट नहीं होगा। शिक्षा, एजुकेशन जहाँ पे नहीं है वहां पे भी डेवलपमेंट के जो लेवल्स है हमें कम देखने को मिलेंगे। ये इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट कहाँ होगा, ठीक है। अब मान लो स्थिति ऐसी जगह पे है, मान लो माउंटेन पे है, तो क्या माउंटेन का एरिया ज्यादा डेवलप होगा या प्लेन का एरिया ज्यादा डेवलप होगा? तो कहते हैं प्लेन का एरिया ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माउंटेन के एरिया से। दूसरा आता है पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर वहां जहाँ पे वो नहीं है, मान लो जहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो वहां पे एक मार्केट काफी ज्यादा डेवलप है। क्यों कहते हैं कि जो चाइना है, इंडिया है, इनके पास जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ओवरऑल ये लोग वर्ल्ड में? तो 36% जो है ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि विश्व की 100% जनसंख्या में से 36% जनसंख्या चाइना एंड इंडिया की है। तो ये हमें भी प्राउड फील करना चाहिए कि जनसंख्या में हम काफी आगे हैं, और ये गर्व की बात करना चाहिए कि भाई आने वाले एक साल में हम सबसे पहले पायदान पे होंगे, तो प्राउड फील करना चाहिए। मैं तो करता हूँ। दूसरा है रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स कैसे हैं? रिसोर्स अच्छे हैं, डेवलपमेंट होगा। रिसोर्स कम है तो डेवलपमेंट के साथ कम है। उसके बाद मेडिकल कैसी है वहां की, यानी कि लोग इस स्थिति में है कि लंबे आयु तक जिएंगे, या इस कंडीशन में तो नहीं है ना कि आने वाले 10 दिन में मर जा रहे हैं। एंड एजुकेशन कैसे, तो ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं कैसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन आप ये देखिए कि भारत नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे आप बात करें तो डेमोक्रेसी काफी 100 देशों में आप मान के चलो, क्या हर जगह पे क्या एक ही जैसी स्थिति देखने को मिलती है क्या? तो आपको ये जनरली देखने को मिलेगा कि जहां पे डेमोक्रेसी की वजह से जो अमीर है और अमीर ही होता जा रहा है, बट जो गरीब है और वो गरीब ही होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप सिंपल से वे में कहें तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, एंड माल्थस थे जिन्होंने पॉपुलेशन को लेकर थ्योरी दिया था, तो इन लोगों ने अपने कोटेशन दिए थे। भाई उनका यही कहना था कि भाई जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हटा दो, उसको भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। ऐसे देखो कि कुछ देश ऐसे हैं जो और धनी होते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो क्या होते जा रहे हैं, गरीबी होते जा रहे हैं। यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी क्या देखने को मिल रहा है, असमानताएं देखने को मिल रही है। यानी कि अमेरिका जैसे जो देश है वो सुपर होते जा रहे हैं, ठीक है, हाईटेक होते जा रहे हैं, टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन सब में काफी आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। बट जो वहीं पे अफ्रीका ले लो, डेमोक्रेसी नहीं है क्या? यस, वहां पे भी डेमोक्रेसी है, बट वो इतना पीछे क्यों है? वो और गरीबी होते जा रहे हैं एज पर टाइम,
ये नहीं बात कर रहे कि भाई अफ्रीका डेवलप होता जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता, और गरीबी होता जा रहा है। यानी कि लोकतंत्र में भी जो है आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। एक तरफ कुछ जो देश ऐसे हैं जिनका पावर काफी अच्छा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं, बट कुछ स्टेट, कुछ राज्य या फिर कुछ देश ऐसे हैं जो क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जनरली ये देखिए जो अमीर है उनके पास तो अवसर आते जा रहे हैं, बट जो गरीब है उनके पास अवसरों में कमी आती जा रही है। तो ये कहा जाता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही तो है। अब लोग कौन से, तो मैक्सिमम लोग रिच थोड़ी ना है, गरीब है। तो लोकतंत्र का मतलब सीधे से ये क्यों नहीं कहा जाता है गरीबों का राज, कहा जाना चाहिए, बट जनरली क्या हम ऐसा कहते हैं कि गरीबों का राज है, नहीं तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मेरे दिमाग में भी और आपके लिए भी, क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि और विकास के रूप में जो डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, लोकतंत्र मतलब एक कुशल प्रशासन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से होंगे, एंड एक जैसी सरकारें होंगी तो कुछ और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस डेवलपमेंट में भी जो है असमानताएं पाई जाती है। कुछ देश जो है आगे निकल गए हैं, कुछ देश पीछे रह गए। जो देश आगे निकल गए वो काफी रिच है, बाकी जो देश है वो आज भी क्या है, बहुत पुअर कंडीशन में जी रहे हैं। वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज आप देखेंगे तो काफी ज्यादा लो है, पॉवर्टी देख लो तो काफी ज्यादा लो है। ठीक है, यानी कि कई देश तो ऐसे भी हैं जहाँ पे वाटर की जो स्कैर्सिटी है वो काफी है, लाइक दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा उन्हें फेस करना पड़ रहा है। उनके लिए दस्त हो गया या फिर डेंगू हो गया, खतरनाक बीमारी बना हुआ है, और आपके लिए और हम लोगों के लिए तो ये नॉर्मल अभी के टाइम में डिजीज हो चुका है ना। तो दूसरी अगर हम बात करें, यानी कि मैंने आपको इस आर्थिक समृद्धि में दो तरीके की चीज पे बात किया, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक मतलब अच्छा प्रशासन अच्छा होगा, डेवलपमेंट काफी ज्यादा होगा, ठीक है, और इनके वजह से कुछ नकारात्मक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाती है, कुछ लोग अमीर कुछ गरीब हो जाते हैं, गरीबों के पास जो है अवसरों में कमी हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति रिच होता है और रिच हो जाता है, जो व्यक्ति पुअर होता है और पुअर हो जाता है। ये आपने ऑलरेडी पॉवर्टी वाले चैप्टर क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, निर्धनता एक चुनौती, बहुत बड़ा चुनौती है आज के टाइम में। दूसरा जो हमें डिस्कस करना है वो असमानता और गरीबी पे हमें डिस्कस करना क्या, वो जनरली 3 पॉइंट्स पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पहला क्या इंट्रोडक्शन का पार्ट किया है, दूसरा लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, और आर्थिक समृद्धि और विकास के रूप में हम लोकतंत्र को कैसे देख सकते हैं, जिनमें मैंने आपके लिए अलग अलग वे में बात किया, अलग अलग टॉपिक को लेके मैंने बात किया, जिनमें आर्थिक समृद्धि और विकास को लेके मैंने डेमोक्रेसी का सकारात्मक पक्ष भी आपके सामने में रखा और नकारात्मक पक्ष भी आपके सामने में रखा। तो जब भी आप अपने पेपर को लिख रहे हैं, आपके मान लो कोई क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने में, तो आप जब भी आप बताएंगे तो सीधा आर्थिक समृद्धि और विकास को पॉजिटिव वे में ना बताएं, क्योंकि आपके लिए एक और डायमेंशन है सोचने का, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप किसी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों को समझे। तो आर्थिक समृद्धि हमें लगता है कि एक प्रशासन की वजह से हमें आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है, बट रियली में इतना कहना ठीक नहीं, उसकी वजह से कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये आप अपने आसपास के सोशल लाइफ में फील कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।